इंटरमीडिएट हिंदी के सभी विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। देखें कि काव्य खंड के अंतर्गत आपका 7वां पाठ है नौका विहार, जिसके रचयिता हैं श्री सुमित्रानंदन पंत जी। श्री सुमित्रानंदन पंत जी हिंदी साहित्य में प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में मशहूर हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत, मतलब कि हिंदी कविता में प्राकृतिक चित्रों का दृश्य चित्रण जैसा पंत जी ने किया है वैसा दूसरा कोई कवि नहीं कर पाया है, इसलिए इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो आपके पाठ्यक्रम में इनकी 3 रचनाएं हैं आपकी पुस्तक में, एक नौका विहार, दूसरी परिवर्तन और तीसरी बापों के प्रति। तो परिवर्तन 2021 के सिलेबस से निकाल दी गई है और आज हम नौका विहार की व्याख्या देखते हैं। तो आपका 7वां पाठ है, आइए पढ़ते हैं नौका विहार, जिसके कवि हैं श्री सुमित्रानंदन पंत। अब देखें कि नौका विहार जो ये रचना है कि चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ, अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रांकन, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाशादि की छवि का अंकन और गंगा की अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। जैसा कि वे प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो आप उनकी प्राकृतिक सुकुमारता का आनंद, उनकी भव्य और सिद्ध लेखनी से जो निकला है, आप उसका आनंद लें। कविता का देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। एक एक शब्द का आनंद लीजिए। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरें ऊर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता ताल तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शश की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो ये प्रथम काव्यांश है, पहली कविता है ये। आइए जल्दी से इसकी व्याख्या देखते हैं कि एक बार कवि ने गंगा में नौका विहार किया था। ये काला काकर के राजभवन में कुछ दिन इन्होंने प्रवास किया है। काला काकर प्रतापगढ़ जिले में है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है काला काकर। वहां के राजा के राजमहल में कुछ दिन इन्होंने निवास किया है। तो चूंकि राजमहल के बगल में ही गंगा नदी बहती थी, तो एक बार चांदनी रात के समय ये नदी में सैर करने गए थे, नाव में बैठकर नदी में नौका विहार करने गए थे। तो उस समय कवि को पूरे गंगा की धारा, गंगा का क्षेत्र, रेत, वो सब कितना सुंदर लगा, उसका वर्णन इसमें किया गया है। देखिए, शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। कवि उस क्षेत्र का, उस एरिया की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि शांत स्निग्ध, ज्योत्सना माने चांदनी, उज्ज्वल माने सफेद, स्निग्ध माने चिकनी या तरल, अपलक माने बगैर पलकें झपकाए, अनंत मतलब जहां तक आपकी आंखें जाती हों वहां तक सब कुछ जो अनंत हो, जिसका कोई अंत ही ना हो। आकाश का भी एक पर्यायवाची है अनंत। नीरव, जहां कोई आवाज ना हो। भूतल, भूतल माने पृथ्वी का तल। तो कवि कहता है, वर्णन करते हुए कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल और उज्ज्वल चांदनी बिखरी हुई है। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, चारों तरफ शांत चिकनी चांदनी, उज्ज्वल, शांत चिकनी और उज्ज्वल चांदनी चारों तरफ फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, भूतल माने पृथ्वी का तल, और पृथ्वी तल पूरा शांत है, कहीं कोई आवाज नहीं है, और ऐसा लगता है जैसे आकाश एकटक धरती को निहार रहा हो। अनंत अपलक, इसका ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं कि जहां तक आपकी दृष्टि जाती है वहां तक अनंत, मतलब सिर्फ पानी और धारा ही नजर आ रही है, और पानी ही नजर आ रहा है और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इन दोनों लाइनों का ऐसे अर्थ ऐसे लगाएंगे
कि कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल एवं चिकनी उज्जवल चांदनी बिखरी हुई है। आकाश टकटकी बांधे धरती को देख रहा है। धरती अत्यंत शांत और नीरव है, शब्द रहित है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म मिरल लेटी हैं श्रांत क्लांत निश्चल। सैकत सैया माने बालू की सेज पर दूध के समान सफेद बालू की सैया पर गंगा जी, जो कि ग्रीष्म गर्मी के कारण जिनकी धारा बिरल हो गई है, पतली हो गई है, तनवंगी माने छरहरी हो गई हैं। जो छरहरी का मतलब दुबले पतले शरीर वाली कोई युवती, उसे छरहरी बोलेंगे। तो गंगा का चित्रण एक नायिका के समान करता हुआ कवि कहता है कि स्वच्छ दूध के समान सफेद बालू की सैया पर छरहरी मतलब दुबली पतली सुंदर शरीर वाली गंगा जी गर्मी के कारण श्रांत क्लांत और निश्चल होकर लेटी हुई हैं। थकी हुई, श्रांत माने थकी हुई और क्लांत माने व्याकुल परेशान, निश्चल माने शांत होकर लेटी हुई है। तापस वाला गंगा निर्मल, गंगा जी ऐसे निर्मल लग रही हैं जैसे कोई तपस्वी की कन्या निर्मल होती है। शशिमुख से दीपित मृदु करतल, और अंदर चंद्रमा प्रकाशित हो रहा है। अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब गंगा के जल में झलक रहा है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा जी कोई तपस्वी की कन्या हो, जो अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों में रखकर लेटी हुई हो। लहरें ओर पर कोमल कुंतल, और लहरें ऐसे फिसल रही हैं, पानी की लहरें, जैसे उस नायिका के कोमल कोमल बाल हों जो उसके वक्ष प्रदेश पर फिसल रहे हों, उसके वक्ष स्थल पर फिसल रहे हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। ऐसा लग रहा है कि नीलांबर माने नीला आकाश, और नीला आकाश कैसा है? सितारों भरा हुआ है। तो गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता ताल तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा जी के जल में जब पड़ती है, तब ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी तपस्वी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से बार बार कांपता हुआ तारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। बहुत खूबसूरत कल्पना है। देखिए, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर। देखिए, ऊपर आसमान नीला है, आसमान नीला है, उसमें सितारे लगे हुए हैं, आसमान में सितारे खिले हुए हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जो गंगा रूपी नायिका लेटी हुई है, उसके आंचल में सितारे टके हुए हैं, और गंगा का शरीर गोरा है, तो गोरे अंग पर वैसे ही नीला वस्त्र बड़ा अच्छा लगता है। तो चूंकि पानी बार बार बिखर रहा है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे गोरे गोरे अंगों पर उसका नीला आंचल लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और ऐसा लग रहा है कि वर्तुल माने वर्तुलाकार वृत्ताकार, मृदुल लहर मतलब छोटी छोटी लहरें, छोटी छोटी लहरें ऐसे उठ रही हैं, छोटी छोटी लहरें ऐसे फिसल रही हैं, ऐसे पानी बह रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा जी ने साड़ी पहन रखी हो और जिसमें सिकुड़न सी आ गई हो। भाई पानी की जो लहरें निकलती हैं वो सिकुड़ी सिकुड़ी सी रहती हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा की चांदनी या लेटने के कारण उसकी रेशमी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों। तो अब एक बार पूरे का सारांश फिर से देख लीजिए कि कवि कहता है कि चारों ओर शांत स्निग्ध देवसना निर्मल से देखिए, कवि कहता है कि चारों ओर शांत तरल और उज्जवल चिकनी चांदनी ऐसे बिखरी पड़ी है, चारों ओर चिकनी चांदनी बिखरी पड़ी है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश टकटकी बांधे धरती की ओर एकटक देख रहा हो। पृथ्वी शब्द रहित है, बिल्कुल शांत है। ऐसे सुंदर और मनोहर वातावरण में गंगा जी की धारा चूंकि पतली है, तो कवि को लग रहा है कि गंगा जी कोई नायिका है, जो कि कोई छरहरी नायिका के समान श्रांत क्लांत और निश्चल होकर लेटी हुई है। गंगा जी का पानी इतना शांत है, इतना सुंदर है, इतना सफेद है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब दिखाई पड़ रहा है। तो वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे गंगा जी कोई तपस्विनी हो और अपने चंद्रमुख को अपने ही कोमल हाथों में रखकर लेटी हुई हो।
और छोटी छोटी लहरें उनके वक्षस्थल पर ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो वे लहराते हुए उनके कोमल और चिकने केश हैं। तारों भरे आकाश की चंचल परछाई गंगा के जल में जब पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से सितारों जड़ा उसका नीला आंचल लहरा रहा हो, और उस आकाश रूपी नीले अंचल पर चंद्रमा की चांदनी में छोटी छोटी बलखाती हुई लहरें ऐसे प्रतीत हो रही हैं जैसे गंगा रूपी नायिका लेटी हो और लेटने के कारण उसकी साड़ी में सलवटें पड़ गई हो, साड़ी की सिकुड़ गई हो। अब दूसरी कविता देखते हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर सीपी की ज्योत्सना, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृद मंद मंद मंथर मंथर, मृद मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरण हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं। ऐसी पंक्तियां आपको हिंदी साहित्य में कहीं मिलेंगी नहीं। निश्चल जल के शुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण क्षण, काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। क्या बात है! इतनी सुंदर कविता, इतनी जबरदस्त भाषा शैली के साथ देखिए कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कहता है कि चांदनी रात का पहला प्रहर था, हम बड़े उत्साह पूर्वक अपनी नाव लेकर आगे बढ़ गए। सिकता की सस्मित सीपी पर ज्योति मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता माने बालू, सस्मित माने मुस्कुराता, मुस्कुराते हुए, सीपी माने सीपी पानी में पाया जाने वाला एक प्रकार का जीव होता है जिसके ऊपर जो कठोर खोल चढ़ा होता है उसे सीपी कहते हैं। उसी में मोती पलते हैं ऐसा माना जाता है। तो सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, बालू की, देखो रेत पर चंद्रमा की चांदनी पड़ रही है तो ऐसी चमक रही है मानो सीपियों के बीच में मोती बिखर रहे हों। कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार करने के लिए वो प्रथम प्रहर में नाव लेकर बड़े उत्साह से तेजी से गंगा में आगे बढ़ गए। अब गंगा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट ऐसे सुंदर लग रहा है मानो खुली हुई रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक या चांदनी घूम रही हो। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, चारों तरफ चंद्रमा की चांदनी ऐसे फैली हुई है, रेत में चंद्रमा की चांदनी ऐसे चमक रही है मानो सीपियों पर मोती बिखरे पड़े हों। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, अरे वो देखो पालें चढ़ गई। नाव में पाल लगे होते हैं जिससे नाव आगे बढ़ती है हवा के झटकों से, हवा के धक्कों से। तो कवि कह रहा है लो एक साथ सारे नावों की, कई नावें हैं एक साथ, कई लोग नौका विहार के लिए जा रहे हैं, तो लो पाले चढ़ी उठा लंगर, लंगर उठा लिया गया है। लंगर एक प्रकार का बहुत वजनी लोहे का कांटा होता है जो नाव को बांध के रखता है, जमीन पर फेंक दिया जाता है और उसे उठाने पर नाव फिर से चल पड़ती है। तो कवि कहता है कि लो पाले चढ़ी उठा लंगर, अरे देखिए पाले चढ़ गई हैं, लंगर उठ गया है। अब धीरे धीरे नाव डोलने लगी। नाव डोलने का कितना खूबसूरत वर्णन किया है देखिए, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरण हंसिनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, बहुत खूबसूरत अनुप्रास है। देखिए कि मृदु मंद मंद मंथर मंथर, मंथर मंथर चाल है कि जैसे ही लंगर उठा नावें धीरे धीरे चल पड़ी, वह ऐसे मंथर मंथर मंद मंद गति से चल रही हैं। लघु तरण माने छोटी नौका, हंसिनी सी सुंदर कि जैसे कोई हंसिनी हो, बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर हंसिनी हो, और तिर रही खोल पालों के पर, जैसे कोई हंसिनी पानी में अपने परों को, अपने पंखों को खोलकर धीरे धीरे तैर रही हो, ऐसे ही सफेद लहरें अपने पालों को खोलकर धीरे धीरे तैर रही हैं। निश्चल जल के शुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण क्षण। निश्चल जल, जल शांत है, पवित्र जल बड़ा शांत है गंगा जी का, वह बिल्कुल शीशे की तरह दिखाई पड़ रहा है, दर्पण की तरह दिख रहा है। उस दर्पण में चांदी रूपी किनारे जो चंद्रमा की चांदनी से चमकदार हैं, चमक रहे हैं, वे सारे किनारे पानी में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उनका जल
उनकी परछाई जल में दिखाई पड़ रही है तो वो दोहरी परछाई, दोहरी ऊंची लग रही है। मतलब गंगा जी का जल शांत है, वह पवित्र दर्पण की तरह लग रहा है, और ऐसे शांत जल में चंद्रमा की चांदनी से नहाया हुआ किनारा जब प्रतिबिंबित होता है तो वह दोहरा ऊंचा लग रहा है। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन। काला कांकर का राजभवन ऐसा लग रहा है जैसे गंगा जी के जल में शांत होकर सो रहा हो। मतलब राजमहल की परछाई भी गंगा जी की धारा में, गंगा जी की में राजमहल की परछाई पड़ रही है, तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा राजभवन गंगा जल जी की धारा में शांत होकर निश्चिंत मन से सो रहा हो, और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और जिसके पलकों पर वैभव के स्वप्न सजे हुए हैं। मतलब अपनी समृद्धि और वैभव के कारण काला कांकर का राजघराना पहले से ही मशहूर है। काला कांकर का राज्य बड़ा समृद्धशाली राज्य था, तो उनकी समृद्धि की बात करता हुआ कवि लिखता है कि राजभवन की परछाई जल में ऐसे पड़ रही है कि जैसे गंगा जी के जल में राजभवन शांत और निश्चिंत होकर सो रहा हो और वैभव और समृद्धि के स्वप्न देख रहा हो। आगे बढ़ते हैं। नौका से उठती जल हिलोर, नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अब देखो, नाव में बैठकर कवि नौका विहार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो जब नौका के धक्कों से पानी की हिलोरें उठती हैं तो पानी में जो परछाई आसमान की है वह हिल पड़ती है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश हिल रहा हो। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंत स्थल। देखिए कितनी खूबसूरत मानवीकरण है कि चूंकि शांत पानी में आसमान का चित्र दिखाई पड़ रहा है, प्रतिबिंब, छवि दिखाई पड़ रही है, उसकी परछाई दिखाई पड़ रही है, तो तारे भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे पानी के अंदर तारे छिपे हुए हैं और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर अंदर चल रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं, जिससे जल का हृदय प्रदेश उजाले से भरा हुआ है। जिनके लघुदीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल। बहुत खूबसूरत दृश्य है कि छोटे छोटे सितारे पानी के अंदर जिनकी परछाई दिख रही है, तो वह ऐसे, कवि को ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे दीपक हों, और उन दीपकों को लहरें अंचल की ओट में लेकर धीरे धीरे लुक छिप कर अंदर ही अंदर चल रही हों। सामने शुक्र की छवि झलमल, सामने शुक्र तारा दिखाई देता है जिसकी परछाई जल में दिखाई पड़ रही है, तो सामने शुक्र की भी झिलमिल छवि दिखाई पड़ रही है। वह ऐसा लग रहा है जैसे कोई परी पानी में तैर रही हो और अपने रुपहले कचों में हो ओझल, उसके भरे भरे खूबसूरत सिल्की बाल हों और उनमें वो छिप रही हो। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शश निज तिरियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। मुग्धा, मुग्धा एक नायिका होती है। उम्र के अनुसार नायिकाओं के 3 प्रमुख भेद हैं, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा। तो मुग्धा, नई उम्र की नायिका को मुग्धा नायिका कहते हैं। तो मुग्धा नायिका अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध होती है, उसे अपने जैसा सुंदर कोई दूसरा धरती पर दिखता नहीं, बहुत गर्वीली होती है। तो लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का शश निज तिरियक मुख। अब दशमी का चंद्रमा भी कवि को, दसवीं का चांद, जैसे 14वीं का चांद आपने सुना होगा, ऐसा 10वीं का भी चांद होता है। मतलब दशमी तिथि का चंद्रमा, जो कि संपूर्ण नहीं होता, थोड़ा सा कटा होता है। तो 10वीं का चंद्रमा, उसकी भी परछाई जल में दिख रही है। तो कवि कह रहा है कि लहरों के घूंघट से, देखो लहरों में कभी चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है, कभी छिप जाता है। तो कवि को ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई मुग्धा नायिका हो जो अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध है, और कभी तो सामने आ जाती है, कभी अपना मुख छुपा लेती है। तो लहरों के घूंघट से 10वीं का चंद्रमा तिरछे इस तरह कभी कभी दिख जाता था जैसे कोई मुग्धा नायिका हो, कभी अपना मुख छिपा लेती हो, कभी अपना मुख दिखा देती हो। आगे बढ़ते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। अब जो चपला माने नाव, वो बीच धारा में पहुंच गई है, अब किनारा नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2 बाहों से दूरस्थ तीर कृष धारा, 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृष कोमल शरीर।
आलिंगन करने को अधीर। अब कवि को दूर दूसरा किनारा दिखाई पड़ रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि दूसरे किनारे की दो बाहें हों जो धारा के दुबले पतले कृष्ण कोमल शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। आलिंगन करना, भुजाओं में भर लेना। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल। अब कभी बीच धारा में है, उसे दूर रेखाएं, दूर के जो दृश्य हैं वो अजीब अजीब तरीके से लगते हैं। मां के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। अब एक छोटा सा द्वीप मिल गया है कवि को, मतलब जिससे टकरा कर, द्वीप कहते हैं पानी के बीच में कुछ उभरा हुआ स्थान जो कि जहां पे धरती होती है उसके किनारे किनारे से पानी बहता रहता है। तो बीच में एक द्वीप मिल गया है, तो कवि को लग रहा है कि जैसे मां के हृदय पर कोई शिशु सो रहा हो और जो धरती, जो गंगा जी की धारा के प्रवाह को उसके किनारे से होकर के पानी निकल जा रहा है। अचानक एक पक्षी दिख गया, वह कौन बिहग। एक पक्षी दिखा कवि को उड़ता हुआ, तो प्रश्न करता है वह कौन बिहग, वो कौन सा पक्षी, बिहग माने पक्षी, वो कौन पक्षी है। क्या बिकल कोक, एक कोक नाम का पक्षी होता है जिसे चकवा चकवी बोलते हैं। तो चकवा चकवी कवि रूढ़ के अनुसार कि चकवा चकवी को किसी ऋषि से शाप मिल गया था, कि तुम दोनों रात में एक साथ नहीं रहोगे। तो चकवा और चकवी, चकवा नर पक्षी, चकवी मादा पक्षी, तो ये तालाब के किनारे, नदियों के किनारे रहते हैं और रात में ये बिछड़ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक पक्षी इस तरफ रहता है, दूसरा पक्षी उस तरफ रहता है, दोनों रात भर बोलते रहते हैं, परेशान रहते हैं, वियोग की आग में जलते रहते हैं। तो कवि को रात में पक्षी दिख गया, तो कवि कहता है वो पक्षी कौन है, क्या बिकल कोक। उसे याद आ गया कि अच्छा वो चकवा है, व्याकुल होकर इधर उधर घूम रहा है। उड़ता हरने निज बिरह शोक, वो इधर उधर अपने बिरह के वशीभूत होकर विरह के शोक को समाप्त करने के लिए, अपनी मादा चकोई से मिलने के लिए शायद इधर उधर उड़ रहा है। छाया की कोकी को बिलोक, और छाया की मादा अपनी संगिनी को देखकर और अपने विरह को दूर करने के लिए शायद इधर उधर उड़ रहा है। अब पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। पतवार घुमा अब प्रतन माने हल्का। देखो नाव बीच धार में पहुंच चुकी है, अथाह जल राशि है, अब इतना पानी पाकर नौका हल्की हो गई है। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। अब नौका को पतवार के सहारे, पतवार का मतलब नाव को खेने वाला चप्पू जिसे बोलते हैं, चप्पू, उसे पतवार कहते हैं। तो पतवार के सहारे कवि ने नाव को घुमा लिया है। नाव अब हल्की हो गई है अथाह पानी के कारण। डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ताफल फेन स्फार, बिखराती जल में तार हार। मतलब जब नौका तेज गति से पानी में चलती है तो पानी, नौका के तेज धक्कों से पानी में खूब फेन निकलते हैं, भर भर मुक्ताफल, ऐसा लग रहा है जैसे मोती जैसे बिखर रहे हों। पानी की लहरें नाव से टकराकर मोती जैसी बिखर रही हैं, पूरा झाग भर जाता है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल। तो जब नाव से टकराकर पानी की लहरें फटती हैं, चंद्रमा की चांदनी पड़ती है, तो ऐसा लग रहा है जैसे चांदी के सांप मचल रहे हों। रेखाओं से खिंच तरल सरल, और चांदी की रेखाएं आड़ी तिरछी खिंच जाती हैं पानी में। अगर आपने कभी नौका विहार किया हो, नाव में बैठे हो, तो आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत दृश्य होता है, बहुत अच्छा लगता है। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि सौ सौ उड़ झिलमिल। ऐसा लग रहा है जैसे लहरों में लताएं खिली हुई हैं, सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ सितारे उसी में झिलमिला रहे हैं। फैले फूले जल में फेनिल, और जल में फेन ऐसे उठ रहा है कि चारों तरफ बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा सुंदर दृश्य बन रहा है। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहज था, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। देखिए किनारा आ गया बातों बातों में। तो अब उथला सरिता का प्रवाह, अब नदी का प्रवाह उथला है। धीरे धीरे हम अथाह पानी को पार करके कभी पहुंच नजदीक आ गया है। लग्गी, लग्गी एक लंबा बांस का डंडा होता है जिसे लग्गी बोलते हैं। तो लग्गी से थाह लेकर हम लोग घाट की तरफ बड़े उत्साह के साथ बढ़े। अब अंतिम छंद है, बहुत खूबसूरत है।
देखिए, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं परीक्षा की दृष्टि से ये, और कठिन भी हैं। कवि दार्शनिक हो गया है, दर्शन भाव से सोच रहा है वो कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। जैसे जैसे हमारी नाव किनारे पे पहुंच रही है, मेरे हृदय में सैकड़ों विचार चमक रहे हैं, आ जा रहे हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम, जैसे ये नदी की धारा है, ऐसे ही संसार का क्रम है। नदी की धारा लगातार बहती रहती है, पानी कभी रुकता नहीं है नदी में। तो जैसे नदी की धारा लगातार बहती रहती है, ऐसे ही संसार का क्रम है। संसार चलता रहता है, कोई जन्म लेता है तो किसी की मृत्यु होती है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जैसे नदी की धाराएं शाश्वत हैं। शाश्वत का मतलब कभी न मिटने वाली, कभी न मरने वाली, हमेशा रहने वाली। तो जैसे शाश्वत धाराएं हैं, ऐसे मनुष्य का जीवन भी शाश्वत है। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम। जैसे नदी की धारा में लगातार गति है, ऐसे हमारे जीवन में लगातार गति है। ऐसे ही शाश्वत संगम है, व्यक्ति का मिलन ऐसे ही लगातार हमेशा बना रहेगा। शाश्वत नभ का नीला विकास, जैसे नीला नभ हमेशा है, रहेगा, शाश्वत है। जैसे चंद्रमा की चांदनी शाश्वत है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, जैसे छोटी छोटी लहरें ये मचलती हुई, खेलती हुई, अटखेलियां करती हुई बह रही हैं, ऐसे ही हमारा जीवन रहने वाला है। हे जगजीवन के कर्णधार, अब उसे भगवान याद आ गए कवि को। हे इस संसार के जीवन को चलाने वाले, चिर जन्म मरण के आर पार, आप जन्म बंधन से मुक्त हो। न जन्म लेना है आपको, न मरना है। शाश्वत जीवन नौका विहार, हमारा जीवन भी नौका विहार की तरह है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। मैं, कवि कह रहा है कि मैं अपना अस्तित्व भूल गया। यद्यपि मैं बहुत विचारक हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, लेकिन फिर भी मैं अपना अस्तित्व, अपना सत्ता ज्ञान भूल गया। मैं चिंतनशील व्यक्तित्व का हूं, लेकिन मैं अपना अस्तित्व ज्ञान भूल गया हूं। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान। इन लहरों को देखकर मुझे जीवन का शाश्वत प्रमाण मिल गया है, मुझे अमरता की प्राप्ति हो गई है, मुझे अमरत्व प्रदान कर रहा है। ये जल की धाराओं से मुझे अमरत्व मिल सा रहा है। तो एक बार पूरा का सारांश देख लीजिए। कवि कहता है कि जैसे जैसे हमारी नाव दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे वैसे मेरे हृदय में सैकड़ों विचार उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस संसार का क्रम भी इस जलधारा के क्रम के समान ही है। जिस प्रकार धारा लगातार बहती रहती है, उसी तरह, और पहले जो जल बह चुका है उसके पीछे का स्थान दूसरा जल ले लेता है, उसी तरह यह जीवन है। हमारा जीवन भी लगातार बहता रहने वाला है। जलधारा के समान ही जीवन का विस्तार शाश्वत है। जीवन का क्रम जल की धारा के समान कभी न टूटने वाला क्रम है। आगे कहता है कि आकाश का यह विस्तार शाश्वत है। चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी भी शाश्वत है। लहरों का ऐश्वर्य भी शाश्वत है, लहरें भी हमेशा बनी रहने वाली हैं। और फिर हे, कवि कहता है कि हे जन्म और मृत्यु को देने वाले हे ईश्वर। कवि कहता है कि संसार की जीवन रूपी नौका को चलाने वाले हे ईश्वर, जीवन की गति में जन्म एवं मृत्यु का शाश्वत कर्म बना हुआ है, आपने बना रखा है। जीवन रूपी नौका का विहार निरंतर होता रहता है। मैं, कवि कहता है कि मैं चिंतनशील होकर भी अपने अस्तित्व का ज्ञान भूल गया हूं, अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया हूं। जीवन की यह शाश्वतता, जलधारा रूपी शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत प्रदान करता है। मैं अपने अस्तित्व ज्ञान को भूल गया हूं। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत दान कर रहा है। तो इस तरह गुंजन नामक काव्यखंड से ये पंक्तियां ली गई थी, जो नौका विहार शीर्षक से आपके पाठ्यक्रम में हैं। आपने पूरी व्याख्या देख ली है। अब इनमें से कुछ कविताएं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खासतौर से सबसे अंतिम, ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, उर्मे आलोकित शत विचार। इसको बहुत गौर से पढ़ लीजिएगा। और अब
जो कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं उनके प्रश्न और उनके उत्तर चलिए हम देखते हैं। नौका विहार पर आधारित कुछ प्रश्न हैं और 2 महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, आइए इनका उत्तर हम देखते हैं। तो देखें, दिए गए पद्यांशों को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब पहला पद्यांश देखिए, पद्य का अंश, कविता का अंश, जिसे आप देख रहे हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, ये प्रश्न नंबर 1। जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगार, 2 बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कृश कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। माँ के उर पर शिशुसा समीप सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया की कोकी को बिलोक। अब इसकी व्याख्या आपने ऊपर पढ़ रखी है। अब आइए प्रश्न देखते हैं कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कब चांद सा दमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं। धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई देता है, द्वीप कैसा दिखाई देता है। अब उत्तर देखिए। यह पद्यांश कविवर सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित नौका विहार शीर्षक कविता से उद्धृत है और हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित है। या शीर्षक का नाम नौका विहार, कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, जो चाहे आप लिख लें। अब रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। जब नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमने देखा कि चांदनी में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। गंगा के दूर दूर स्थित दोनों तट फैली हुई 2 बाहों के समान लग रहे थे, जो गंगा धारा के दुबले पतले कोमल नारी शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर थे, अर्थात अपने में कस लेना चाहते थे। जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आंखों से ओझल हो गया। चौथा देखिए, धारा के बीच में देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई 2 भुजाओं के समान लग रहे हैं, जो गंगा के दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीर है। और 5वां है, धारा के बीच स्थित द्वीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे मां की छाती से चिपक कर कोई नन्हा बालक सोया हो। कितनी खूबसूरत और मनोरम कल्पना है, इसीलिए पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। इनका प्राकृतिक वर्णन बेजोड़ है। अंग्रेजी के कवि हैं वर्ड्सवर्थ, जिन्हें भी पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है, प्रकृति के कवि, और हमारे सुमित्रानंदन पंत को भी प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। बहुत खूबसूरत चित्रण करते हैं ये प्रकृति का। अब दूसरा देखिए। ज्यों-ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित शत विचार। इस धारा साही जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। अब आपने इसकी व्याख्या पहले ही देख ली है। अब 5 प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश के शीर्षक को कवि का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है। गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं और कवि क्या भूल गया था। ये 5 प्रश्न हैं। अब इनके हम 5 के उत्तर देखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप 2 तरीके से दे सकते हो। एक तो गद्यांश पद्यांश लिखकर, और दूसरा शीर्षक का नाम नौका विहार और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत, ऐसे। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या देख लीजिए। जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से प्रवाहित होती चली आ रही है, उसी प्रकार यह जगत संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम, प्रवाह और सागर में मिलना शाश्वत है, निश्चित है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन ही है। तीसरा प्रश्न है, इस संसार की गति कवि को धारा के समान ही लगती है।
और चौथा प्रश्न है, गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान सनातन लगते हैं। और पांचवा प्रश्न है, कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया। तो इस तरह आपने नौका विहार शीर्षक कविता की पूरी व्याख्या देख ली और दो महत्वपूर्ण पद्यांशों के प्रश्न और उत्तर देख लिए। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है बात आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए और आप अपने मित्रों के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं और आपके परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।